जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, अर्थात भारतीय राज व्यवस्था को हम सब पढ़ रहे हैं। और हमने दोस्तों इसमें क्या पढ़ना शुरू किया, अनुच्छेद 21 के बारे में। दोस्तों आर्टिकल 21 के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही विस्तार पूर्वक चीजों को बहुत ही अच्छे से समझा था और देखा था कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इससे पूछे गए हैं और या किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आगे पूछे जाएंगे। तो आप सब दोस्तों जो लोग अभी चैनल से जुड़े होंगे दोस्तों वो सब क्या करेंगे, आप सब जानते हैं दोस्तों वीडियो को आप एक सीक्वेंस से यानी एक क्रम से देखने की कोशिश करें। और आप जानते हैं इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है यानी इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था की और दोस्तों मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप सब सारे वीडियो को एक क्रम से देखने की कोशिश करें ताकि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएं, चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएं और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएं। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों हम आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था और आधुनिक भारत का जो इतिहास है दोस्तों उसको हम कंप्लीट आपको पढ़ा रहे हैं। आपको सब कुछ इसमें पढ़ाया जा रहा है कि जिससे आपसे आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि आप देखें हर एक टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप सबको कंप्लीट दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था और आधुनिक भारत का इतिहास आपको कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। तो आप सब दोस्तों इसीलिए वीडियो को क्या करेंगे, एक क्रम से देखने की कोशिश करें ताकि आप चीजों को बहुत ही आसानी से समझ पाएं। और जो लोग दोस्तों रेगुलर क्लास को देख रहे हैं, जो लोग नियमित चीजों को देख रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, उनको बस जरूरत है कि चीजों को टाइम टाइम पे आप रिवाइज करते रहें, अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते रहें। तो आप सब अब बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत ध्यान से चीजों को सुनने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने दोस्तों पिछले वीडियो में अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ लिया था। और आज दोस्तों हम उसी आर्टिकल 21 के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ आपका पिछले वीडियो में रह गया था यहां से संबंधित दोस्तों आज उसको भी हम कंप्लीट पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम सारे मूल अधिकारों को एक क्रम से पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल 14 में क्या कहा गया, आर्टिकल 15 में क्या कहा गया, 16, 17, 18। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों ये जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों अगर फंडामेंटल राइट जो है जो मूल अधिकार है उससे क्वेश्चन आता ही आता रहे, चाहे एक ही क्वेश्चन आए, लेकिन इससे क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो हम देखते हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं आप सारे भाग के बारे में आप पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं कि भाग 1 क्या है, भाग 2 क्या है, भाग 3 क्या है। तो इसी तरह एक अनुच्छेद है दोस्तों आर्टिकल 45 यानी आर्टिकल 45 दोस्तों जो अनुच्छेद 45 है वह किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 4 के अंतर्गत आता है। अब आप सोचेंगे सर आज डायरेक्ट आप आर्टिकल 45 क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपको आर्टिकल 45 के बारे में क्यों आज ही बताया जा रहा है। तो आप इतना याद रखेंगे दोस्तों जो अनुच्छेद 45 है यानी आर्टिकल 45 जो है दोस्तों वह किस भाग में दिया गया है, वह भाग 4 में दिया गया है। यानी आर्टिकल 45 जो है दोस्तों वह भाग 4 में है। तो अब देखिए आर्टिकल 45 में क्या बातें कही गई है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक बालकों के लिए राज्य द्वारा प्रारंभिक बालावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अब आप सब जानते हैं दोस्तों भाग 4 किससे संबंधित है, ये जो भाग 4 है दोस्तों यह डीपीएसपी से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों उससे संबंधित है। आप इसके बारे में भी आगे और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो जो आर्टिकल 45 है यानी वह क्या है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। बस आप यहां याद रखिए कि आर्टिकल 45 क्या कहता है। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक यानी जब बच्चा जन्म लेता है वहां से लेके 6 ईयर तक, यानी जिस दिन बच्चा जन्म लेता है वहां से लेके 6 ईयर तक यहां बात की जा रही है, यानी 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक बालकों के लिए राज्य द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया जाएगा। यानी जो स्टेट है वह क्या करेगा, 6 वर्ष की आयु तक बाल्यावस्था की देखरेख भी करेगा और शिक्षा यानी एजुकेशन की दोस्तों क्या करेगा, उपबंध भी करेगा। यह बात किसमें कही जाती है, यह बात की जाती है आर्टिकल 45 में। अब आप देखेंगे यह क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए एक संशोधन हुआ था दोस्तों, उस संशोधन कब हुआ था, सन 2002 में हुआ था जिसको बोला जाता है 86वां संशोधन। तो आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था दोस्तों यानी जो 86वां संविधान संशोधन था वह कब हुआ था, 2002 में। 2002 में हुआ था 86वां संशोधन अधिनियम। अब इस 86वां संशोधन अधिनियम के तहत क्या होता दोस्तों, एक अनुच्छेद था आर्टिकल 21 ये, यानी इस अनुच्छेद को आपने जो पिछले वीडियो में अनुच्छेद 21 के बारे में पढ़ा है तो एक अनुच्छेद और आता है दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत आता अनुच्छेद 21 से, जिसको बोल दिया जाता है अनुच्छेद 21
का। अब इस अनुच्छेद 21 का को आप इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, या इसी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत ही इसको शामिल किया गया है, आर्टिकल 21 ये को। अब इसमें क्या बातें की जाती, इसमें यह बातें की जाती है कि राज्य जो है वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो आप इस अनुच्छेद को बहुत अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों कि आर्टिकल 21 क्या कहता है कि जो राज्य है वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अब आप सोचेंगे इस आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21 ए में अंतर क्या है, तो आप सब जानते हैं दोस्तों जो अनुच्छेद 45 है वह फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वह डीपीएसपी के अंतर्गत दिया गया है, यानी डीपीएसपी के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर यह बातें अनुच्छेद 21 ए में कह दी जा रही है तो 21 ए दोस्तों क्या यह है, फंडामेंटल राइट्स है, यानी यह मूल अधिकार है। अब मूल अधिकारों के लिए दोस्तों आप अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इसलिए यहां पर दोनों ही चीजों में बहुत ही ज्यादा बेसिक रूप से डिफरेंस हो जाता है। यानी यहां देखेंगे आप दोस्तों आर्टिकल 40 में कहा गया सिर्फ 0 से 6 ईयर तक की बात की गई है, लेकिन आप अनुच्छेद 21 में देख रहे हैं दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्ष तक यानी 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जा रही है। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों यहां निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दोनों के दोनों ही बातें कर दी गई। तो आप शब्दों पे बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे सीधे यहीं से पूछा जाता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की यहां बातें की जा रही है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे और यहां बात की गई है 6 से 14 तक की, तो आप इसको इस हिसाब से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों आर्टिकल 45 में कहा गया था 6 वर्ष की आयु तक पूरी होना तक, यानी 0 से 6 ईयर तक की जो बच्चों की आयु पूरी हो जाए तो राज्य क्या करेगा, उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध करेगा। अब यह डीपीएसपी में था तो इसको लागू करना या लागू ना करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन जब यह अनुच्छेद 21 में ए में आ गया यानी फंडामेंटल राइट्स में आ गया तो इसमें क्या कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, यहां तो 0 से 6 तक के बच्चों की देखभाल हो ही जा रही इसी डीपीएसपी के तहत, लेकिन अब क्या कह रहा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबद्ध कराएगा। निःशुल्क का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट और अनिवार्य का मतलब होता है दोस्तों कंपलसरी, यानी यह राज्य के लिए क्या है, यानी यह सरकार के लिए यह कंपलसरी है कि वह क्या करेगा 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, जो भी भारतीय नागरिक हैं 6 से 14 वर्ष तक के, उनको क्या किया जाएगा, निःशुल्क रूप से यानी फ्री ऑफ कॉस्ट रूप से और अनिवार्य रूप से यानी कंपलसरी रूप से क्या किया जाएगा, शिक्षा का उपबंध कराया जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये एजुकेशन की बात डीपीएसपी में भी की गई है और फंडामेंटल राइट्स में की गई है। अब एक अनुच्छेद और आता है दोस्तों आर्टिकल 51 का टा। अभी आप पूछेंगे क्या है दोस्तों, यह है मूल कर्तव्य, यानी यह है फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी आप इसको याद रखेंगे या अभी आपने देखा एक फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, एक डीपीएसपी हो गया, एक फंडामेंटल राइट्स हो गया। तो आप तीन तरह की चीजों को आपने देखा, एक फंडामेंटल ड्यूटीज, एक डीपीएसपी, एक फंडामेंटल राइट्स। यानी फंडामेंटल राइट्स का दोस्तों मतलब होता है मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है मूल कर्तव्य और डीपीएसपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन सब में दोस्तों बाध्यकारी कौन है, यही फंडामेंटल राइट्स है, इसको लिए सरकार को लागू करना होता है। यानी आप फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब एक अनुच्छेद अभी आप और पढ़ने वाले क्या दोस्तों, वह है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी 51 का टा। आप इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों आर्टिकल 51 का, यह दोस्तों किससे संबंधित है, 51 का दोस्तों यह डायरेक्ट संबंधित है मूल कर्तव्यों से संबंधित। यानी ये पूरा अनुच्छेद खाली अगर इतना पढ़ेंगे 51 ये यानी 51 का जो दोस्तों किससे संबंधित है, यह संबंधित है मूल कर्तव्यों से। अब उसी में एक और आ जाता है दोस्तों, सब क्लॉज आ जाता है, वह क्या है टा। अब बात क्या गया है दोस्तों, इसको आप देख लीजिए 51 का टा में क्या बातें की गई है। इसमें कहा गया है कि दोस्तों मूल कर्तव्यों से संबंधित इसमें क्या बातें की गई, देखिए यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। यानी अनुच्छेद 51 जो दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वह क्या बात करता है दोस्तों, वह कहता है अनुच्छेद 51 काटा क्या कहता है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। आप यहां देख रहे हैं दोस्तों, यहां बात की जा रही है नागरिक की, यानी इंडियन सिटीजन्स की बात हो रही है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या होगा, कर्तव्य होगा, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज होगा कि वह अपने बच्चों को चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक हो, यानी उनके बच्चे चाहे वह उनके पेरेंट्स हो या उनके अभिभावक हो मतलब उनके गार्जियन हो, वह क्या करेंगे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र तक की शिक्षा
उपलब्ध कराएंगे, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र की शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये जो स्टेटमेंट दे दिया जाता है, अभी आप जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये तीनों जो स्टेटमेंट है एग्जाम में यही स्टेटमेंट सीधे आ जाता है, पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सा अनुच्छेद 21A से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद 45 से संबंधित है और कौन सा अनुच्छेद 51 टा से संबंधित है। तो आप इसमें बिल्कुल गलती नहीं करेंगे दोस्तों, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो। तो हम आपको एक शॉर्ट तरीके से इसको बता दे रहे हैं। देखिए, जब बात की जाएगी 6 वर्ष तक, केवल 6 वर्ष तक, यानी 0 से 6 ईयर तक की अगर बात की जाए दोस्तों, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की जाए, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जाए, आप याद रखेंगे दोस्तों, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए दोस्तों, तब आप क्या कहेंगे कि वह अनुच्छेद 45 से संबंधित यानी डीपीएसपी से बात संबंधित है। लेकिन अब 6 से 14 देखेंगे आप दोस्तों, 21A में भी दिया गया है और 6 से 14 जो दोस्तों 51 काटा में भी दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे 6 से 14 वाला जो फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है, यानी 21A में दिया गया दोस्तों, वहां निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। यानी वहां क्या की गई दोस्तों कि फ्री ऑफ कॉस्ट और कंपलसरी रूप से एजुकेशन देना है। तो जहां फ्री ऑफ कॉस्ट और कंपलसरी एजुकेशन की बात की जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि वह अनुच्छेद 21A से संबंधित है। और जब केवल 6 से 14 वर्ष तक के में बात की जा रही है कि अब पेरेंट्स का जिम्मेदारी होगी, यानी उनका कर्तव्य होगा, गार्जियन का कर्तव्य होगा, तो आप समझ जाएंगे दोस्तों, जब कर्तव्य की बात आएगी यानी ड्यूटीज की बात आएगी तो अनुच्छेद 51 का टास्क से संबंधित है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह बेसिक संबंध चीजें समझ में आ गई। जो एजुकेशन की बातें की जा रही है, बच्चों के एजुकेशन की बात की जा रही है, जो 6 से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र से लेकर और 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के लेकर बच्चों के जो एजुकेशन की बातें की गई है या कहां कहां संविधान में इसका प्रावधान दिया गया है, तो आज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और उम्मीद है कि आपसे इससे भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। आप सब जानते हो दोस्तों, हमारा यह जो इंडियन पॉलिटी का जो लेक्चर है यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उस हर एक एग्जाम के लिए आप बहुत ही यूजफुल है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीपीसीएस की कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी की कर रहे हो, या सहायक समीक्षा अधिकारी की कर रहे हो, आरओ एआरए को कर रहे हो, उन हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। तो आप सब बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखते रहें, बहुत ही अच्छे से वीडियो को सुनते रहें। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ने वाले दोस्तों जो समता का अधिकार है उसके बारे में हम देखने वाले कि इससे आपके क्या क्वेश्चन पूछा जाता है या अलग अलग जो अनुच्छेद इसके अंतर्गत दिया गया है उससे क्या क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, समता का अधिकार का मतलब क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी। इसके बारे में आपको दोस्तों पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया गया है कि जो समता का अधिकार है वो कहां से कहां तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया जाता है। यानी राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो समता के अधिकार की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों जो अनुच्छेद 14 है यानी आर्टिकल 14 है वह क्या बात करता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि जो आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 है, उसमें कौन सी बातें की गई है, उसमें क्या प्रावधान रखा गया, इसमें क्या रखा गया दोस्तों, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई। तो आप सीधे सीधे इस स्टेटमेंट को यानी इस लाइन को याद रखेंगे, क्योंकि अगर दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन करना है एग्जाम में, अगर आपको सेलेक्ट होना है, पेपर निकालना है, तो आपको सीधे सीधे कुछ चीजें होती है जो आपको याद रखनी है। अब याद रखने का सबके लिए अलग अलग तरीका होता है, कोई रट के याद करता है, कोई समझ के याद करता है, तो वो आप सबके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो आप इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या बात की गई है, विधि के समक्ष समता की और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। अब अनुच्छेद जो 15 है उस अनुच्छेद आर्टिकल 15 में क्या बात किया जाता है, इसमें कहा गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध की बात की गई। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट याद रखेंगे कि जो अनुच्छेद 15 है यानी आर्टिकल 15 है, इसमें किसके विभेद के प्रतिषेध की बात की गई है। तो देखिए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। आप जानते हैं मतलब आप किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकते कि उसका धर्म दूसरा है, वह दूसरी जाति का, वह दूसरे लिंग का है, वह अलग मूलवंश का है। तो आप किसी भी व्यक्ति का इस आधार पर विभेद नहीं कर सकते, क्योंकि सबको राइट टू इक्वलिटी मिली है, यानी सबको देश में समानता का अधिकार मिला। हर एक नागरिक को, भारतीय नागरिक को दोस्तों समानता का अधिकार मिला हुआ है
कि उसका जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका मूल वंश क्या है, वह किस सेक्स से आता है, यानी किस लिंग से आता है, उससे कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि बस आप याद रखें कि वह भारत का नागरिक है, तो भारत का नागरिक है तो आप उसके साथ विरोध नहीं कर सकते, चाहे वो अलग जाति का हो या अलग कम्युनिटी का हो। यहां सबको समान अधिकार मिला है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वह भारतीय नागरिक है तो अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 के आधार पर दोस्तों आप उससे क्या कर सकते हैं, आप उसको मना नहीं कर सकते कि आप अलग जाति के हैं। तो आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो अनुच्छेद 16 है, आर्टिकल 16 है, उसमें क्या प्रावधान दिया गया, उसमें कहा गया है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता की बात की जाती है। यानी आर्टिकल 16 जो दोस्तों अनुच्छेद 16 है, वह कहता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। यानी लोक नियोजन की मतलब दोस्तों होता है जो गवर्नमेंट जो नियुक्तियां निकालती है, यानी जो जॉब आप निकालते हैं, आप सब जानते हैं आप किसी ना किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो लोक नियोजन हुआ, यानी लोक नियोजन के विषयों में अवसर के समानता की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 16 में की गई। यानी आर्टिकल 16 क्या कहता है कि सबको नियोजन का मतलब रोजगार हुआ या अपना व्यवसाय करने का सबको बराबर अधिकार में है। अब इसके कुछ शर्तें हैं, वो अलग से आप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कुछ आरक्षण का मुद्दा आ जाता है, कुछ और मुद्दा आ जाता है, ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, ओबीसी भी होता है, तो आप ये सब अलग चीजें समझेंगे। बस आप यहां इतना स्टेटमेंट याद रखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ही सीधे दे दिया जाता है। स्टेटमेंट क्या दे देगा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपको सीधे यहां याद रखे रहना कि अनुच्छेद 16 से संबंधित, और आपको कुछ भी नहीं याद होना चाहिए, आप इसको याद ही करना, आपको इसको रटना ही रटना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 17 जो है यानी आर्टिकल 17 जो है, उसमें क्या बातें की गई। तो देखिए इसमें कहा गया है अस्पृश्यता के अंत की बात की गई, यानी छुआछूत के अंत की बात की गई है। यानी जो अनुच्छेद 17 है दोस्तों, वह किसकी बात करता है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत की बात करता है। छुआछूत का मतलब जानते हैं ना दोस्तों, आप देखते होंगे पहले के समय में क्या होता था, लोगों से छुआछूत का होता था कि ये इस जाति का है, ये सो कॉल्ड निम्न जाति का, या सो कॉल्ड ये उच्च जाति का। तो इस आधार पे क्या होता था कि जो सो कॉल्ड उच्च जाति के लोग होते थे वो निम्न जाति के लोगों को अपने पास पे नहीं बैठने देते थे, वह कहते थे कि इनसे हम क्या हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। जबकि हमारा संविधान जो है उसमें आर्टिकल 17 इस बात का क्या करता है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत की बात करता है। मतलब आप किसी व्यक्ति को यह कहकर नहीं अपने पास बैठने से रोक सकते हैं कि वह सो कॉल्ड निम्न जाति का है और आप सो कॉल्ड उच्च जाति की। यहां उच्च जाति और निम्न जाति से कोई लेना देना नहीं। आप यह याद रखेंगे कि वह एक भारतीय नागरिक है, अगर वह भारतीय नागरिक है तो वह भारतीय नागरिक को आप ही के जितना उसको भी उतना ही अधिकार मिला हुआ है। तो यहां कोई भी ना तो निम्न जाति का है ना कोई उच्च जाति का है। यानी इसी तरह से दोस्तों अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत की बात की जाती है किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 17 के तहत। तो आप इसको ऐसे ही इमेज बना के याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 18 की यानी आर्टिकल 18 की, उसमें क्या बात की गई है, इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। यानी आर्टिकल 18 में क्या कही है दोस्तों, उपाधियों के अंत की बातें की गई। उपाधियों का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे पहले होता था ना कि जैसे कोई राजा होता था तो कहा जाता था महाराजा धीराज पृथ्वी को इतनी बार जीतने वाले, उनके नाम इतना छोटा होता था लेकिन इतने बड़े लेवल से उच्चारण कर दिया जाता था। आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोला जाता है, किसी को परम भट्टारक बोला जाता है, महाराजा धीराज कई युगों के विजेता। इस तरह की जो उपाधियां होती है वह अनुच्छेद 18 यानी आर्टिकल 18 के तरह के अंत की बात की जाए। जैसे आप देखेंगे दोस्तों भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो क्या है, क्या भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद आप जानते हैं दोस्तों पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण के नीचे आता है पद्म भूषण और पद्म भूषण से नीचे आता है दोस्तों पद्मश्री। तो अगर किसी व्यक्ति को यह मिला हो इन चारों पुरस्कारों में से, मान लीजिए कोई मिला, मान लीजिए किसी को पद्म भूषण मिला, जैसे मान लीजिए मुझे भारत रत्न मिला, मैं रमाकांत जायसवाल, मुझे भारत रत्न मिल गया। अब आप ये कहेंगे सर आप अभी से भारत रत्न की कामना नहीं कर सकते, लेकिन मैं सोच तो सकता हूँ, हर व्यक्ति को सोचने का स्वतंत्र अधिकार मिला हुआ, आप भी सोच सकते हैं। मान लीजिए आप ही को भारत रत्न मिल गया तो अब मैं अपने नाम के आगे इस तरह से थोड़ी ना लिखवा लूंगा भारत रत्न रमाकांत जायसवाल। इस तरह की उपाधियां मैं धारण नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई पद्म विभूषण मिलता तो मैं इस तरह से नहीं कर सकता कि मैं अपना नाम अब लिखवाऊं बड़े बड़े पंपलेट में कि भारत रत्न रमाकांत जायसवाल या पद्म विभूषण विजेता रमाकांत जायसवाल, ऐसा नहीं मैं लिखवा सकता। इस तरह की उपाधियों के अंत की बात कहां की गई, आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 में। लेकिन अगर आपके पास कोई एजुकेशनल उपाधि है, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पेशेवर हैं, मान लीजिए आप वकील हैं, तो आप लिख सकते हैं
कि एडवोकेट फलाना है, एडवोकेट रमाकांत जायसवाल, आप ऐसे लिख सकते हैं, डॉक्टर रमाकांत जायसवाल, इंजीनियर यानी अभियंता रमाकांत जायसवाल। लेकिन अगर आपको कोई इस तरह की सरकारी उपाधि मिली हुई है जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो इन सब चीजों को आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। तो उस तरह की उपाधियों के अंत की बात की गई आर्टिकल। यहां सरनेम में आप अंतर रखिएगा, यहां उपाधि टाइटल और सरनेम दोनों अंतर है। जैसे कि सबका सरनेम अलग होता है, जैसे मेरा नाम है रमाकांत जायसवाल, मेरा नाम सरनेम में जायसवाल है, किसी के नाम में सिंह है, किसी के नाम में यादव, किसी के नाम, यहां सरनेम के अंत की बात नहीं की गई, यहां टाइटल के अंत की बात की जा रही है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि सरनेम के अंत की बात की गई। हर व्यक्ति कोई भी सरनेम धारण कर सकता है। जैसे मैं रमाकांत जायसवाल हूं, मैं कल से रमाकांत सिंह भी लिख सकता हूं, रमाकांत कुछ भी लिख सकता हूं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सरनेम मैं कुछ भी लिख सकता हूं। हमारा जब कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, आप सब जानते हैं दोस्तों, जब आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है तो उसमें आपके नाम के आगे क्या लिखा है, सरनेम, उससे लेना देना नहीं। जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो वहां आपका मेंशन किया जाता है कि हाँ हिंदू हैं, हिंदू में आप क्या है दोस्तों, मान लीजिए हिंदू में आप पिछड़ी जाति के आप इस से आते हैं, तब वहां इसका यूज होता है। लेकिन आप अगर आप ऐसे ही सरनेम लगाना चाहें, आप अपने नाम के आगे कुछ भी लगा लीजिए सरनेम, उससे कोई लेना देना नहीं होता। बस टाइटल आप नहीं लगा सकते कि आप भारत रत्न पाए तो आप टाइटल लगा दे, पद्म विभूषण पाए तो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई एजुकेशनल डिग्री पाए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर या पेशेवर, इन सब चीजों की जो चीजें हैं आप आसानी से लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो 4 आर्टिकल दिया गया, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, यानी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, यानी 15, 16, 17, 18, तो आज आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि समता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। क्योंकि दोस्तों आप रटें, लेकिन आप रटे कुछ भी, जो चीजें रटते हैं आप उसको कॉन्सेप्चुअल यानी समझ बना के रटे, एक इमेज बना के रटे। अब छुआछूत की बात है, 17 छुआछूत को आप ऐसे इंटरलिंक कर सकते थे कि पहले ऐसे विभेद किया जाता था। उपाधि की बात आई, आप इसको जैसे मैंने आपको उदाहरण समझाया, आप उस हिसाब से चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं इसी में स्वतंत्रता का अधिकार। आप सब पिछले वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि 6 तरह के मूल अधिकार दिया गया है। जो दोस्त पिछला वीडियो नहीं देखेंगे उन लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि आप वीडियो को एक क्रम से, एक सीक्वेंस से देखते जाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं आपको समझ नहीं आएगा, आपको तब भी समझ में आएगा, बस आप चीजों को एक सीक्वेंस से नहीं पढ़ पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, ये तो ना आपको पता होता है ना हमको पता है, या जो पेपर बनाता है उसी के दिमाग का आइडिया होता है। तो अगर आपके सिलेबस में सारे टॉपिक्स दिए गए तो आपको सारी चीजों पर बेसिक पकड़ होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार की। अब यह स्वतंत्रता के अधिकार में दोस्तों हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 21 तक, अब हम इसमें देखते हैं दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या चीजें आती है। तो देखिए जो अनुच्छेद 19 है दोस्तों वह क्या बात करता है, अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो अनुच्छेद 19 है यानी आर्टिकल 19 वह किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब आपको किसी भी टॉपिक्स पे बोलने का स्वतंत्रता अधिकार मिला हुआ है, मतलब आप सब स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्टेटमेंट में यानी आपके बोलने के तरीके पे कोई प्रतिबंध नहीं है, उस पर भी युक्ति प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों। उस पर क्या प्रतिबंध, जैसे आप किसी को ऐसे थोड़ी ना कि आप गाली दे देंगे सामने वाले को, अगर आपकी अभिव्यक्ति है, नहीं, आपको हर एक चीज के लिए मैनेजमेंट है, उस पर रोक लगाई गई है। आप वो सब विस्तार से पढ़ने वाले हैं, बस आप इतना यहां याद रखिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 19 में किससे संबंधित है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दोस्तों कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल की गई हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20 की, आर्टिकल 20 की। इसमें क्या कहा गया है, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की जाती है। यानी यह जो आर्टिकल 20 है दोस्तों अनुच्छेद 20 है, क्या कहता है, यह कहता अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बातें करता है। यानी इसको भी आप इतना बस स्टेटमेंट याद रखिए, जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्या आएगा कि स्टेटमेंट दे देगा कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अब आपने अनुच्छेद 21 के बारे में दोस्तों पिछले वीडियो में पढ़ लिया, तो यहां मुझे पढ़ाने के लिए कोई मतलब नहीं रखता, आपका टाइम क्यों बर्बाद हो, तो आप मैं इसको छोड़ रहा हूं। अनुच्छेद 21 के बारे में बहुत ही विस्तार से एक स्पेशल वीडियो इसी पे पढ़ चुका है दोस्तों, आप उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, यह गिरफ्तारी एवं निरोध यानी कुछ दशाओं में संरक्षण की बात करता है। तो यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है दोस्तों, राइट टू फ्रीडम, कहां से कहां तक दिया गया है, अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया। आपने इसको भी बहुत अच्छे से पढ़
पढ़ लिया है। अब अनुच्छेद 22 जो दोस्तों आर्टिकल 22 किसकी बात करता है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात करता है कुछ दिशाओं में। जैसे मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर लिया गया, अब गिरफ्तार करने का अलग अलग अधिकार है, आप किस तरह का जुर्म किए हैं उस तरह से सीआरपीसी और आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड जो होता है दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता है सीआरपीसी, इन सब में दोस्तों ये जो लॉ की बुक होती है, जो लोग एलएलबी करते हैं उन सब में, या जो आप कानून के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा जब आप गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे, तो उसमें दोस्तों इन सब की बातें की गई है कि किस तरह की गिरफ्तारी से आपको छूट दिया गया है, यानी आपको संरक्षण मिला हुआ है, यानी किन गिरफ्तारियों में दोस्तों आपको किस तरह से संरक्षण मिला है, वह अलग अलग आईपीसी सीआरपीसी में आपको बताया गया। बस आप यहां इतना याद रखिए कि जो संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुच्छेद 22 है आर्टिकल 20 क्या है, वह हर व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात करता है कि अगर आपको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो किस कंडीशन में आप गिरफ्तार कर सकते हैं और किस कंडीशन में उसको संरक्षण मिला हुआ, कि कोई व्यक्ति आपको ऐसे नहीं गिरफ्तार कर सकता कि पुलिस आई, आप सोए हैं, आपको उठा के लेके चलेगी। उसके लिए कंडीशन है, आप सोए हैं तो पुलिस आपको तब भी उठा के ले जा सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप आईपीसी और सीआरपीसी के किस जुर्म के तरह, यानी किस दायरे के, यानी किस हद तक आपने कौन सा जुर्म किया है उस पर डिपेंड करता है। और कुछ उसके लिए प्रावधान भी होते हैं कि 24 घंटे यानी 24 विदिन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के अंदर क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना होता है। यानी इसके लिए आप स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट ही आ जाता है कि विदिन 24 आवर यानी 24 घंटे के अंदर। तो वो अलग अलग कंडीशन डिपेंड करती है, वो सब आप आगे बहुत अलग, जब चैप्टर आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप उसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ने वाले। आप बस यहां इतना याद रखिए कि सीधे सीधे जो अनुच्छेद दिया गया है, जो आर्टिकल दिया गया संविधान में, उसमें क्या क्या बातें की गई है। तो आपने दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मूल अधिकारों में ये सब जो अनुच्छेद आता है मूल अधिकारों के अंतर्गत, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, इसके बारे में भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आप दोस्तों क्या करते रहेंगे, आप बस चीज़ों को आप रिवाइज करते रहेंगे और अपने अपने एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप अपना बैक ईयर क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखा करिए और उससे संबंधित जो भी कोई टेस्ट सीरीज हो या कोई प्रैक्टिस सेट हो, आप उसको लगाते रहिए, ताकि इससे आप जज कर पाएंगे कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी जा रही है और वो आपको अभी किन किन चीज़ों पर कमांड करना है। अब आर्टिकल 19 में आपने देखा दोस्तों कुल 6 तरह की स्वतंत्रताएं की बात की गई है। इन 6 तरह की स्वतंत्रता के बारे में दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी आपके लिए इतना ही बहुत ज़्यादा है, आप इसको पढ़िए, फिर आगे चीज़ें दोस्तों हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम आप उसमें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलते चलते दोस्तों सबसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राम, आप सब जानते हो दोस्तों मेरा जो यूट्यूब चैनल वह क्या है, स्टडी विथ राम है। इसको दोस्तों आप क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव में, आपके भाई बहन में, जो भी किसी भी कंपटीशन या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो आप उन तक क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उनकी भी तैयारी को एक मजबूती मिलता रहे दोस्तों। और यह भी हमारे मोटिवेशन के लिए होता है कि हम इतने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हम सहयोग कर पा रहे हैं, उनको कम से कम ये तरीका तो बता पा रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है दोस्तों। तो आप सब दोस्तों वीडियो को आप अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे आपके जानने वाले में। तो बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।